स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको चैप्टर 2 ईदगाह के बारे में बताएंगे। लास्ट टाइम मैंने भी इसके बारे में पढ़ाया था और चर्चा की थी। तो ये इसके राइटर है प्रेमचंद। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, यानी कि 1936। और जन्म हुआ था 1880 में। ओके, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? कि कभी कहते हैं कि ये चैप्टर का नाम ईदगाही क्यों रखा गया, और आप इसके अलावा इसमें कौन से शीर्षक देना चाहते हैं और क्यों? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। कहाँ जाने के लिए तैयारी करते हैं? ईदगाह जाने के लिए तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में होता है। किसको होता है? ईदगाह जाने का उत्साह ईदगाह जाने का उत्साह सबसे अधिक लड़कों में होता है। किसके में होता है? लड़कों में होता है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का उत्साह सबसे अधिक किसके में होता है? लड़कों में होता है। हामिद क्या था? उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का मातृभाव देखते ही बनता है। हामिद क्या है? उन्हीं लड़कों में से एक है जो ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह होता है लड़कों में। और नमाज के बाद लड़के क्या करते हैं? नमाज के बाद घर आते हैं और अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाई खाते हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो हामिद उन्हीं में से एक लड़का है, उन्हीं में से एक है ईदगाह में नमाजियों का मातृत्व देखने के लिए। हामिद उन्हीं में से एक है। क्या हामिद उन्हीं में से एक है जो ईदगाह में नमाजियों का मातृत्व मातृभाव देखते ही बताता है। मातृभाव देखते ही नमाज के बाद मातृभाव देखते ही बताते। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। नमाज के बाद कहाँ जाते हैं लड़के? ईदगाह के मेले में जाते हैं। मातृभाव ईदगाह के बाद नमाज के बाद ईदगाह के मेले में जाते हैं। नमाज के बाद ईदगाह के मेले में जाते हैं। ईदगाह के मेले में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो मेले में जाते हैं। मेले में किस लिए जाते हैं? मेले में अच्छी अच्छी मिठाई देखने के लिए, खिलौने देखने के लिए, खेलने के लिए, वहाँ झूला
मेला लगा रहता है, मेले में रहता है ना, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कहाँ जाते हैं, मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों को दर्शन होते हैं। मेले में विविध मनोवृत्तियों का दर्शन होते हैं। मेले में तरह के मनोवृत्ति का दर्शन होते हैं, ओके, मनोवृत्तियों का दर्शन होते हैं। फिर आगे हम देखेंगे। और इस कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट होती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हामिद, इस कहानी के मुख्य पात्र हामिद को देखने के मिलते हैं। क्या है यहाँ, ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का उत्साह सबसे अधिक लड़कों में होता है। हामिद उन्हीं में से एक है जो ईदगाह में नमाजियों मातृभाव बताते हैं। नमाज के बाद ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में भिन्न तरह के मनोवृत्ति का दर्शन होते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हामिद को देखने को मिलते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा, मुख्य पात्र हामिद को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कहानी के मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्ति का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया। इस प्रकार कहानी के मुख्य प्रवृत्ति इस प्रकार कहानी के मुख्य प्रवृत्ति दर्शाने के लिए मुख्य प्रवृत्ति आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार कहानी के मुख्य प्रवृत्ति दर्शाने के लिए मुख्य प्रवृत्ति का केंद्र ईदगाह होने से ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ओके, तो आप ये समझ लिए। अब आपने अपने बुक में ये भी पढ़ा होगा, पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
एक आपके बुक में ऐसा भी चैप्टर आता है जिसमें उसी में क्वेश्चन लिखा रहता है और आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको इसको पढ़ के बता रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, हमारे इतिहास में पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमारे इतिहास में क्या मिलते हैं? अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर क्या कर दिया था? दधीची ने अपने असुरों के लिए क्या कर दिया था? अपने शरीर को वो त्याग दिया था। ओके, फिर राजा शिव ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए थे। राजा शिव ने क्या किए थे? अब आपका क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा और आंसर भी इसी में आपको लिखना होता है। तो आप पहले भी पढ़े होंगे, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता देती हूँ ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो लिखने में आसानी हो। ओके, राजा शिव ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान दिए। अब मैं पूछ सकती हूँ अंगदान किसने दिए? तो आप आंसर लिख सकते हो। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। किसकी रक्षा की थी? अपनी रसोइये ने किसका प्राणों की रक्षा क्या देकर किया था? धन देकर किया था। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समाज भारतीय समाज को दे रही है। ओके, अब भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सरी प्रवाहित होती आई है। अनेकों युगों से क्या कराती आई है? परोपकार। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो। आसरा मत दो यानी कि उनका मदद करो और शरण दो। भूखों को भोजन कराओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। अगर विद्वान है तो क्या करेंगे? अपनी विद्या का प्रचार करके समाज का उद्धार करेंगे। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। यहाँ क्या मानी जाती है? यहाँ सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। किसके लिए बनवाते हैं? वो सब परोपकार के लिए। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुंध कुटुंब भी भावना फैलेगी। वसुधैव कुटुंब की भावना फैलेगी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार। कभी यहाँ बोल रहे हैं कि सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार सबकी मदद करेंगे, सबके साथ परोपकार करेंगे, समाज में उद्धार करेंगे तो देश की क्या होगी? उन्नति और प्रगति होगी और सब में एक दूसरे की भावना बनी रहेगी। अच्छी प्रश्न आ जाएगा आपका, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? ओके, तो आपका आंसर इसमें से निकला है। ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द इसमें भी आ गया आपका आश्रित और नित। तो विलोम शब्द आश्रित का क्या होता है? अनाश्रित। अनित का उन्नति। विलोम शब्द लिख के बता दें आपको। आश्रित और अनाश्रित, अनित और उन्नति। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। क्या करना है? यहाँ अपने साथियों से 3 प्रश्न पूछना है। इस परिच्छेद की उचित शीर्षक दीजिए। जो इसका उचित शीर्षक है उसके बारे में हम लिखेंगे और ये इसी में है और आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम भी हामिद की तरह किस न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? फिर 5th क्वेश्चन, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और
ओके ओके। और स्वाध्याय का प्रश्न आपका आ जाएगा, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रमजान के ईद मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? और दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकान में बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, तो हम उसमें से लिख सकते हैं। फिर पेंसिल के नीचे शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पेंसिल से जो बनाया है आपके बुक में, उसमें समानार्थी और वो लिखा है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको इसमें समानार्थी शब्द भी मिल जाएंगे और विलोम शब्द भी मिल जाएंगे एक साथ दोनों में। आपने प्रेमचंद की कहानी कौन कौन सी पढ़ी है? अमर कहानी, उनका गुल्ली डंडा भी है और भाई बहन भी है। ये बहुत अच्छी कहानी है, प्रेमचंद जी ने लिखा है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। उसमें अच्छी अच्छी बातें भी है और ज्ञान की बातें हमारे प्रेमचंद जी ने बताई है। पेंसिल में लिखी शब्दों का समानार्थी शब्दों का विरोध कीजिए। हम यहाँ समानार्थी शब्द बनाएंगे, जैसे आपको एक पिक्चर बना के बता देती हूँ। फिर आपको रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। जैसे आपको कहानी एक पूर्ण करना है, एक नगर में दो स्त्रियाँ, ओके, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट दो, बालक के दो टुकड़े करके बांट दो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चों को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित कहानी जो है ना, मौसम के ठंडक बढ़ने लगी थी, माँ सोचने लगी थी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचेंगे, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। उसकी मम्मी क्या सोचती कि इस साल बहुत ज़्यादा हम स्वेटर बेचेंगे तो हमारे बच्चे की पढ़ाई की खर्चा निकल जाएगा। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। वो क्या करता था? प्रतिदिन सोचता रहता था कि आगे क्या करना चाहिए। तो अभी हम आपको ये दिखा देते हैं। पेंसिल में लिखिए समानार्थी शब्द और विरोधी। देखिए आपको एक यहाँ पिक्चर ऐसे बना के पीछे के लिए मैं बता रही हूँ, ये बनाया मैंने, ठीक है। तो ये आपका शब्द हुआ, ओके। फिर यहाँ शीतल, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रसन्न, फिर गरीब। इसमें और भी है लेकिन मैं इतना ही लिख रही हूँ, है ना। अंधकार, आपके सूत्र में से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि हमने यहाँ लिखा क्या लिखेंगे यहाँ? समानार्थी,
विरोधी, विरोधी। तो शीतल का क्या होगा समानार्थी? ठंडा। शीतल का क्या होगा? ठंडा। शीतल का होगा ठंडा, ठंडा। उष्ण, उष्ण, उष्ण। फिर खुश, प्रश्न का क्या होगा? खुश, खुश। खिल, फिर गरीब का दिन, दिन मीन्स क्या होता है? गरीब। एक दिन मीन्स दिवस होता है, जो हम ऐसे लिखते हैं, इसका मीन्स क्या होता है? दिवस, डे। ओके, और ये दिन मीन्स क्या होता है? गरीब, गरीब। ये समझ गए? ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिन का क्या होगा? गरीब। दिन का क्या लिखेंगे हम? गरीब का लिखेंगे दिन, पर्यायवाची शब्द है। उसका विलोम शब्द क्या होगा? अमीर, अमीर। फिर अंधकार का क्या आएगा आपका? अंधेरा, अंधेरा। फिर प्रकाश, प्रकाश। ओके, आप तो इतना समझ गए। आपको एक निबंध के बारे में बता देते हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं और कौन सा आज लिखवाने वाले हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, इसलिए वर्षा ऋतु करेंगे। वर्षा ऋतु निबंध है, निबंध लिखिए, निबंध। ओके, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। बच्चों, पहले आपने ये भी गाय पे पढ़ा होगा, मोड़ पे गाय एक ये गाय के, हाँ, वर्षा ऋतु पहले भी आपने बहुत सारे निबंध लिखे होंगे। गाय, हाथी, मोर, मेरा स्कूल, मेरा घर, है ना। तो आज हम वर्षा ऋतु पे लिखेंगे। भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। क्या है? भारत में, भारत में, भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है, सुंदर क्रम है। क्या है? भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतुओं का महत्व है, यहाँ सभी ऋतुओं का महत्व है। यहाँ सभी ऋतुओं का महत्व है। यहाँ सभी ऋतुओं का महत्व है। पर वर्षा ऋतु का तो क्या कहना? पर वर्षा ऋतु का तो क्या कहना? सभी ऋतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, पर वर्षा ऋतु का तो कुछ अलग ही महत्व है। वर्षा ऋतु में क्या, चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली रहती है, सभी जगह पेड़ पौधे हरे हरे बड़े पत्ते भरे रहते हैं। तो वर्षा ऋतु का क्या कहना? वर्षा ऋतु
वर्षा ऋतु का क्या कहना। वर्षा ऋतु का क्या कहना। वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है। कौन से ऋतु में बहुत धूप तेज होती है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिन में बहुत तेज होती है ना। तो वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु के पहले धूप बहुत होती है। धूप बहुत होती है और गर्मी भी लगती है ना बच्चों। धूप बहुत होती है तो गर्मी भी हमें लगती है। गर्मी के मारे लोग बेचैन रहते हैं। गर्मी के मारे क्या करते हैं हम? बेचैन रहते हैं। गर्मी के कारण लोग बेचैन रहते हैं। वर्षा ऋतु हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु सबको अच्छा लगता है ना कि ग्रीष्म ऋतु अच्छा लगता है? वर्षा ऋतु लगता है ना। गर्मी के लोग में हमेशा बेचैन रहते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। गर्मी के समय में क्या करते हैं? नदी नाले सूख जाते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। और अभी नदी नाले क्या होते हैं? बारिश की वजह से वो भरे रहते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। मुरझा जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। पशु पक्षी गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। पशु पक्षी को भी गर्मी लगती है, जैसे हमें पता है। पशु पक्षी भी गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। गर्मी से पशु पक्षी बेचैन हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर सुनापन सा छा जाता है। क्या होता है? सारी पृथ्वी पर सुनापन छा जाता है। सुनापन छा जाता है। छा जाता है। बेचैन हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर सुनापन छा जाता है। लेकिन वर्षा का आगमन होते रहते हैं, वातावरण बदल जाता है। वर्षा के आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। लेकिन वर्षा के होते ही आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। वातावरण बदल जाता है। वर्षा के आते ही वातावरण क्या होता है? बदल जाता है। आकाश में काले काले बादल की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। आकाश में क्या पड़ती है? काले काले बादल की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। आकाश में
आकाश में काले काले बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। गड़गड़ाहट सुनाई देती है। आकाश में बादल की काले काले गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बिजली चमकती है। बरसात बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। बरसात आता है तो क्या होता है? बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट आती है। बरसात नदी नाले तालाब सब क्या होते हैं? भर जाते हैं। बिजली चमकती है। नदी नाले तालाब सभी भर जाते हैं। सभी भर जाते हैं। सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। हरे भरे हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो वर्षा ऋतु क्या है? इसमें और भी हम अपने मन से मिला के लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु हमें बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु में घूमना भी अच्छा लगता है। बहुत मोर की खुशी से मोर बरसात में क्या करती है? खुशी से नाचने लगती है। मोर खुशी से नाचने लगती है। वर्षा ऋतु में मोर क्या करती है? खुशी से नाचने लगती है। मोर खुशी से नाचने लगती है। मोर खुशी से नाचने लगती है। इसमें और भी आप अपने तरह से बना के भी लिख सकते हैं। मोर खुशी से बागों में फिर से हरियाली छा जाती है, ये लिख सकते हैं। और आकाश में मनोहर इंद्र के दर्शन होने लगते हैं। आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के क्या होते हैं? दर्शन होने लगते हैं। दर्शन इंद्रधनुष के आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के दर्शन होने लगते हैं। वर्षा ऋतु हमें बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ओके बच्चों, ये निबंध मैंने आज वर्षा ऋतु पर लिखाई और आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि इतना लिखना है, निबंध में और भी मिला के हम लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, क्या अच्छा लगता है, क्या कैसा वातावरण हो जाता है, कैसे सब कुछ चेंज होता है, कैसे सब जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। तो ओके, आज बस इतना ही। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये निबंध भी अच्छा लगा होगा। और आगे भी आपने कितने सारे निबंध पढ़े होंगे, तो आप इसको नोट में लिख लीजिएगा, लर्न कीजिएगा। और यहाँ आपको वर्कशीट में भी ऐसे लिखने के लिए आएगा। ओके, हरि ओम, थैंक यू।